हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2011 में रिलीज हुई एडवेंचर सर्वाइवल मूवी सैंक्टम। ये मूवी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो गाइस अब बिना ज़्यादा देरी किए मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं जॉश को, जो एक आइलैंड से कार्ल और उसकी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया को रिसीव करने के लिए आया था। यहाँ से वो उन दोनों को एक घने जंगल में ले आता है जहाँ पर एक काफी बड़ी केव के अंदर उन्हें रिसर्च के लिए जाना था। कुछ देर बाद वो लोग उनके बेस कैंप पर पहुँचते हैं जहाँ जॉश को पता लगता है कि कुछ ही देर में तूफान आने वाला है। इसी बीच हम केव के अंदर देखते हैं जॉश के फादर फ्रैंक को, जो इन सभी को लीड कर रहे हैं। फ्रैंक के साथ वहाँ मौजूद थे जॉर्ज, लू और जूडी। आगे हम देखते हैं कि फ्रैंक बेस कैंप पर कांटेक्ट करता है जहां से उसे ऑर्डर मिलता है कि जल्दी वो अपना काम बंद कर दे। उस केव में वो लोग समंदर से जुड़ने वाले रास्ते को ढूंढ रहे थे, लेकिन क्योंकि उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा और जल्दी तूफान आने वाला है, इसीलिए फ्रैंक को ये सभी जल्दी से बंद करना होगा। लेकिन यहाँ फ्रैंक को खुद पर यकीन था, इसीलिए वो उन्हें और टाइम देने के लिए बोलता है। तभी उसकी बात वहाँ जॉश से होती है और यहाँ उन दोनों की बहस होने लगती है। फ्रैंक ने जॉश को कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर्स केव में लाने के लिए बोला था, लेकिन जॉश उन्हें लाना भूल गया। ये सब सुनकर जॉश कॉल काट देता है और इधर फ्रैंक अपनी तैयारी करके पानी के अंदर रास्ता ढूंढने जा रहा था। तभी जूडी भी उसकी मदद के लिए उसके साथ जा रही थी और फ्रैंक के मना करने के बाद भी वो उसके साथ आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जॉर्ज भी उन दोनों को लेकर केव के अंदर आ रहा था और यहाँ वो उन्हें बताता है कि उसे ये केव्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो तो यहाँ कभी भी नहीं आना चाहता, लेकिन फ्रैंक उसे बचपन से ही ऐसी केव में अपने साथ ले आता है। साथ ही वो उन्हें बताता है कि फ्रैंक ने उसे बर्थडे पर एक इमरजेंसी टॉर्च गिफ्ट की है, जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और क्योंकि वो बचपन से ही ये सब कुछ कर रहा है, इसीलिए उसे ऐसी केव्स के बारे में काफी कुछ जानने को भी मिल जाता है। इधर हम देखते हैं कि फ्रैंक और जूडी अंडर वाटर आगे बढ़ रहे थे और तभी उन्हें एक नया रास्ता नजर आता है। वो रास्ता काफी ज्यादा छोटा था, इसीलिए वो दोनों अपने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर्स निकाल कर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाते ही जूडी की ऑक्सीजन पाइप एक चट्टान में फंस जाती है, पर किस्मत से वो उसे किसी तरह निकाल कर आगे बढ़ती है। उस रास्ते से होते हुए आगे बढ़ते ही उन्हें एक नया रास्ता भी मिल गया, जिसे देखकर वो सभी काफी ज्यादा खुश थे। फ्रैंक यहाँ अपना कैंप सेटअप करने के लिए पानी के ऊपर जा रहा था, पर तभी वो देखता है कि जूडी की ऑक्सीजन पाइप में लीकेज था। जैसे ही वो जूडी को इसके बारे में बताता है, तभी अचानक ही वो पाइप पूरी तरह से फट जाती है। उस पाइप के फटते ही जूडी के मांस में पानी भरने लगता है और ये देखकर फ्रैंक अपना ऑक्सीजन पाइप निकाल कर जूडी को देता है। यहाँ वो दोनों किसी तरह फ्रैंक के ऑक्सीजन सिलेंडर से बारी बारी सांस ले रहे थे, पर ऐसा वो लोग ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। जूडी भी ये बात समझ चुकी थी, इसीलिए वो फ्रैंक के जबरदस्ती करने के बाद भी उसे ऑक्सीजन पाइप लौटाकर उससे दूर आ जाती है। यहाँ फ्रैंक की आंखों के सामने ही जूडी मारी जाती है और ये देखकर बाकी सब भी काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। उसी वक्त वहाँ जॉश भी पहुंच जाता है और कैमरा से देखकर वो फ्रैंक को ही सबके लिए ब्लेम कर रहा था। तभी फ्रैंक जूडी की लाश के साथ वहाँ से बाहर आता है और यहाँ वो लू से कहता है कि वो बाहर जाकर बेस कैंप से मदद ले आए। जॉश भी अब अपने घर जाना चाहता था, इसीलिए वो लू के साथ यहाँ से निकल रहा था। ऊपर बेस कैंप पर हम देखते हैं कि तूफान तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था और नेटवर्क ना मिलने की वजह से उनका सार्जेंट उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकता। जॉश और लू कुछ दूर आगे जाते हैं जहां वो देखते हैं कि केव के अंदर तेजी से पानी भर रहा था। ये देखकर जॉश किसी तरह सार्जेंट से कांटेक्ट करता है और सार्जेंट उसे कहता है कि वो सबको छोड़कर जल्दी से वहां से बाहर निकले। लू एक रस्सी की मदद से जॉश को यहाँ से बाहर निकाल रहा था, लेकिन जॉश बाकी सबको मरने के लिए छोड़कर यहाँ से नहीं जाने वाला। वो दोनों मिलकर वापस केव के अंदर जा रहे थे और इधर फ्रैंक भी पानी की रफ्तार देखकर समझ चुका था कि जल्दी केव पानी से पूरी तरह भर जाएगी। बाकी सबको लेकर वो भी यहाँ से निकल रहा था और तभी वहाँ जॉश और लू भी पहुँच जाते हैं। जॉश उनकी मदद के लिए एक रस्सी बांधकर नीचे फेंकता है और लू उस चट्टान को नीचे खिसकने से रोक रहा था। विक्टोरिया किसी तरह उस रस्सी से होते हुए ऊपर पहुँचती है, पर पानी के प्रेशर की वजह से जॉश और विक्टोरिया नीचे गिर जाते हैं। इधर लू भी उस चट्टान को नहीं संभाल पाता और सीधा ही नीचे कूद जाता है। लू पानी में गिरने के बजाय पहाड़ से टकरा जाता है और बुरी तरह इंजर्ड होकर पानी में गिर जाता है। इसी बीच फ्रैंक देखता है कि उस चट्टान की वजह से उनके बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो चुका था और इधर जॉश लू को पानी में बहने से नहीं रोक पाता। अब क्योंकि उनके बाहर जाने का इकलौता रास्ता बंद हो चुका था, इसीलिए उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा।
फ्रैंक सभी को लेकर वापस से उसी जगह पर पहुंचता है और यहाँ से सभी लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर पानी के रास्ते आगे बढ़ने वाले थे। फ्रैंक विक्टोरिया से कहता है कि इतनी नीचे पानी के टेम्परेचर की वजह से उसका खून जम जाएगा, इसीलिए उसे जूडी का सूट पहनना होगा। फ्रैंक के काफी बोलने के बाद भी विक्टोरिया उस सूट को नहीं पहनती और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉश को लूक की बॉडी पानी में तैरती हुई मिल जाती है। जब वो जाकर चेक करता है तो लूक की सांसें अभी भी चल रही थी, लेकिन फ्रैंक बताता है कि उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी है। फिलहाल लूक काफी ज्यादा दर्द में है, इसीलिए उसकी सफरिंग एंड करने के लिए फ्रैंक उसे पानी में डुबोकर मार देता है। इसके बाद वो सभी पानी के रास्ते होते हुए काफी ज्यादा दूर निकल आते हैं और यहाँ ठंड की वजह से विक्टोरिया जम चुकी थी। कार्ल कहता है कि तूफान के रुकने के बाद उनकी मदद के लिए कोई ना कोई वहाँ जरूर आएगा, पर फ्रैंक उससे कहता है कि जब तक उनकी मदद के लिए वहाँ कोई आएगा वो सभी ऑलरेडी मर चुके होंगे। अब यहाँ इंतजार करने का तो कोई फायदा नहीं था, इसीलिए कुछ देर आराम करने के बाद वो लोग वापस से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जॉर्ज की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी और वो समझ चुका था कि ऐसी हालत में वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता। वो जॉर्ज को सभी के साथ आगे जाने के लिए बोलता है और उसके जाते ही वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर वहीं पर रखकर एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। तभी फ्रैंक नोटिस करता है कि जॉर्ज उनके पीछे नहीं था और उसे ढूंढते हुए वो लोग उसके ऑक्सीजन सिलेंडर तक पहुंच जाते हैं। काफी देर तक ढूंढने और आवाज लगाने के बाद भी उन्हें जॉर्ज नहीं मिलता और इसीलिए फ्रैंक जॉर्ज का ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर यहाँ से आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बड़ी सी चट्टान पार करनी थी, लेकिन कार्ल कहता है कि वो और विक्टोरिया यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। वो दोनों उस चट्टान को पार नहीं कर सकते, इसीलिए वो वापस जाकर कोई और रास्ता तलाश करेंगे। कुछ देर बहस करने के बाद विक्टोरिया भी उस चट्टान को पार करने के लिए मान जाती है और जॉर्ज एक रस्सी लेकर उस चट्टान के पार पहुंच जाता है। जॉर्ज उस रस्सी को एक चट्टान से बांध देता है और वो सभी उसके सहारे वहां से आगे बढ़ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि विक्टोरिया के बाल उस रस्सी में फंस जाते हैं और देखते ही देखते वो अपने बालों के सहारे लटक चुकी थी। इससे उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए वो एक चाकू से अपने बाल काट देती है। उसके ऐसा करते ही वो रस्सी से नीचे आ चुकी थी और उस रस्सी के टूटने की वजह से वो पानी में गिरकर मारी जाती है और उसके साथ ही जॉर्ज का ऑक्सीजन सिलेंडर भी गिर चुका था। खैर वो तीनों उस चट्टान को पार करके उसके आगे पहुंचते हैं, जहां अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर बचा हुआ था। फ्रैंक कहता है कि वो इस पानी से निकलकर कोई रास्ता ढूंढेगा और अगर उसे कोई ऐसी जगह मिल गई जहां पानी कम हो तो वो वापस आकर उन दोनों को एक एक करके वहां ले जाएगा। वो दोनों भी उसकी बात मान जाते हैं, पर तभी जॉर्ज उस ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर पानी में कूद जाता है। ये देखकर फ्रैंक उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन सांस ना मिलने की वजह से उसे वापस पानी से बाहर आना पड़ता है। अब कार्ल तो उन्हें लेने के लिए यहाँ वापस नहीं आने वाला, इसीलिए वो दोनों यहाँ बैठकर अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। तभी जॉर्ज देखता है कि एक चट्टान से उसे रोशनी नजर आ रही थी और ये देखकर वो दोनों ही उस रास्ते से आगे बढ़ते हैं। किसी तरह एक छोटी सी केव से होते हुए वो लोग बाहर निकलते हैं, जहाँ वो दोनों देखते हैं कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नजर आ रहा था, लेकिन वो रास्ता काफी ज्यादा ऊपर था, जहाँ वो दोनों बिना मदद के नहीं पहुंच सकते। इसीलिए वो लोग यहाँ से आग जलाकर पास ही में एक रास्ते से आगे बढ़ते हैं और तभी उन्हें वहाँ पर कार्ल नजर आता है। कार्ल के पास ही विक्टोरिया की लाश पड़ी थी और विक्टोरिया की लाश के साथ जॉर्ज का ऑक्सीजन सिलेंडर भी था। फ्रैंक जॉर्ज को उस ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर यहाँ से आगे बढ़ने के लिए बोलता है और कार्ल को इधर ही छोड़कर वो लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जॉर्ज पानी में देखता है कि वहाँ से निकलने का एक रास्ता था और फ्रैंक कहता है कि वो लोग उस ऑक्सीजन सिलेंडर से बारी बारी सांस लेते हुए यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ से बाहर निकलते ही फ्रैंक वापस आकर कार्ल को भी यहाँ से ले जाएगा और उसके इतना कहते ही कार्ल पीछे से उस पर अटैक कर देता है। जॉर्ज भी पानी से निकलकर उससे फाइट कर रहा था और तभी कार्ल बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के पानी में कूद जाता है। इधर जॉर्ज देखता है कि फ्रैंक एक पत्थर की वजह से काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था और वो जॉर्ज से इस दर्द को दूर करने के लिए बोलता है। यहाँ जॉर्ज फ्रैंक को पानी में डुबोकर उसकी सफरिंग एंड कर देता है और अब जॉर्ज भी समझ चुका था कि फ्रैंक कोई बुरा इंसान नहीं था। इसके बाद वो उस ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर उसी रास्ते से आगे बढ़ता है और थोड़ा आगे जाते ही उसकी ग्लो स्टिक भी बंद हो जाती है। तभी वो फ्रैंक की दी हुई टॉर्च को ऑन करता है और उसके सहारे यहाँ से आगे बढ़ता है। इसी बीच उस सिलेंडर
से ऑक्सीजन भी खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी जॉश किसी तरह आगे बढ़ते हुए समंदर में निकल आता है। फाइनली वो साइलेंट के किनारे पर पहुंचता है, जहां कुछ लोग उसकी मदद के लिए आते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। बात करें अगर मूवी के रियल इंसिडेंट की, तो मूवी के को राइटर एंड्रयू वाइट्स ने 1988 में कुछ डाइवर्स के साथ एक काफी बड़ी अंडर वाटर केव में तूफान के दौरान फंस चुके थे। वो तो सही सलामत वहां से बाहर निकल आए, लेकिन इस इंसिडेंट के कई साल बाद उन्होंने इसी पर एक मूवी बना दी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है जेम्स कैमरॉन, जिन्होंने अवतार, टाइटैनिक, टर्मिनेटर और एलियंस जैसी मूवीज को भी डायरेक्ट किया है। तो गाइज आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज लाता रहता हूँ। तो गाइज अब मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।